नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की कहानी मुक्ति। मन्नू भंडारी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखक और उपन्यासों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मुक्ति। और अंततः ब्रह्म मुहूर्त में बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस ली। वैसे पिछले 8-10 दिन से डॉक्टर सक्सेना परिवार वालों से यही कह रहे थे, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि अब इन्हें उठा ले, वरना एक बार अगर कैंसर का दर्द शुरू हो गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। परिवार वालों के मन में भी चाह यही सब चल रहा हो, पर ऊपर से तो ये सब एक दुखद मौन ओढ़े खड़े रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप। तब सबको आश्वस्त करते हुए डॉक्टर सक्सेना ही फिर कहते हैं, वैसे भी सोचो तो इससे अधिक सुखद मौत और क्या हो सकती है भला। चारों बच्चे सेटल ही नहीं हो गए, कितना ध्यान भी रखते हैं अपने पिता का, वरना आज के ज़माने में तो बड़े भाग से मिलता है ऐसा गना गुथा संयुक्त परिवार जिसके आधे से ज़्यादा सदस्य तो इसी शहर में रहते हैं और बराबर जो अपनी ड्यूटी निभाते ही रहे हैं। कहीं कोई चूक नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। परिवार के लोग चुप। मेरा मन जरूर हुआ उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए इतना और जोड़ दूं कि कितनों को मिलते हैं आप जैसे डॉक्टर जो इलाज करते करते परिवार के सदस्य ही बन गए। बाबू के तीसरे बेटे पर कहा नहीं गया। मैं भी परिवार वालों के साथ चुप ही खड़ी रही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितनों को नसीब होती है ऐसी सेवा करने वाली पत्नी। मैं तो हैरान हूँ उनका सेवा भाव देखकर। आखिर उम्र तो उनकी भी है ही, उसके बावजूद पिछले 8 महीनों से उन्होंने ना तो दिन को दिन गिना ना रात को रात, बस लगातार और बिना वाक्य पूरा किए ही मुड़कर वे जाने लगते। पता नहीं क्यों मुझे लगता जैसे मुड़ते ही वे अम्मा के इस सेवा भाव के प्रति कहीं नतमस्तक हुए हों, और मैं सोचती कि चलूँ कम से कम एक आदमी तो है जिसके मन में अम्मा की इस रात दिन की सेवा के प्रति सम्मान है, वरना परिवार वालों ने तो इस और ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस जैसे वो करती हैं तो करती हैं, किसी ने इसे उनके फर्ज के खाते में डाल दिया तो किसी ने उनके स्वभाव के खाते में, तो किसी ने उनकी दिनचर्या के खाते में। सबके ध्यान में तो केंद्र में रहे तो केवल बीमार बाबू। स्वाभाविक भी था, बीमारी भी तो क्या थी, एक तरह से मौत का पैगाम। हाँ, मुझे जरूर यह चिंता सताती रहती कि बिना समय पर खाए, बिना पूरी नींद सोए, बिना थोड़ा सा भी आराम किए जिस तरह अम्मा रात दिन लगी रहती हैं, तो कहीं वे बीमार ना पड़ जाएं, वरना कौन देखभाल कर सकेगा बाबूजी की इस तरह। बाबूजी दिन भर एक खास तेल से छाती पर मालिश करवाते थे, रात भर पैर दबाते थे। मैं सोचती कि बाबू को क्या एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि अम्मा भी तो थक जाती होंगी, रात में उन्हें भी तो नींद की ज़रूरत होती होगी, या दिन में समय पर खाने की। पर नहीं, बाबू को इस सब का शायद कभी ख्याल भी नहीं आता था। उनके लिए तो अपनी बीमारी और अपनी तीमारदारी ही सबसे महत्वपूर्ण थी, और इस हालत में अम्मा से सेवा करवाना वे अपना अधिकार समझते थे। तो इसी तरह सेवा कराना अम्मा का फर्ज। कई बार अम्मा को थोड़ी सी राहत देने के इरादे से मैं ही कहती कि बाबू लाइए मैं कर देती हूँ मालिश, 4 बज रहे हैं, अम्मा खाना खाने चली जाएं। तो बाबू मेरा हाथ झटक कर कहते, रहने दे, नहीं करवानी मुझे मालिश। और इस उत्तर के साथ ही उनके ललाट पर पड़ी सलवटों को देखकर ना फिर अम्मा के हाथ रुकते ना ही पैर उठते। उसके बाद तो मैंने भी कहना ही छोड़ दिया। 3 महीने पहले बाबू को जब नर्सिंग होम में शिफ्ट किया तो जरूर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा अब तो उनकी देखभाल का थोड़ा सा बोझ नर्स भी उठाया करेगी, अम्मा को थोड़ी राहत तो मिलेगी। पर नहीं, नर्स से तो बाबू केवल दवाई खाते या बीपी चेक करवाते, बाकी की सारी सेवा चाकरी तो अम्मा के ही जिम्मे रही। अम्मा रात दिन बाबू के साथ नर्सिंग होम में ही रहती और मालिश और पैर दबाने का काम भी पहले की तरह ही चलता रहता। हाँ, डॉक्टर सक्सेना की विशेष सिफारिश पर रात में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अम्मा के साथ रहने के लिए परिवार का कोई ना कोई सदस्य आता रहता। कल रात 9 बजे के करीब हम लोग खाना खाकर उठे
ही थे कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो बड़े चाचा थे। छोटी, भैया की पहले आवाज़ गई और फिर थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए। डॉक्टर सक्सेना को बुलाया। उन्होंने आकर अच्छी तरह देखा और फिर कमरे से बाहर आकर इतना ही कहा, बस समझिए कि कुछ घंटे की बात और है, आप फ़ोन करके बच्चों को बुला लीजिए। फिर उन्होंने नर्स को कुछ आदेश दिए और चले गए। सो देख, तू फ़ोन करके शिवम को कह दे कि सवेरे की पहली फ़्लाइट पकड़कर आ जाए लखनऊ। फ़ोन करके बड़ी को भी कह दे कि वह भी जल्दी से जल्दी पहुँचे। अमेरिका से नमन का आना तो मुश्किल ही है, पर सूचना तो उसे भी दे ही दे। और सुन, फ़ोन करके तू नर्सिंग होम आ जा, मैं बाहर निकलूँगा, सारी व्यवस्था भी तो करनी होगी। सुना तो मैं ज्यों का त्यों सिर थाम कर बैठ गई। बिना बताए ही रवि जैसे सब कुछ समझ गए। स्नेह से मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, नर्सिंग होम चलना है? मैंने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी तो रवि ने पूछा, क्या कहा चाचा जी ने? क्या? बाबू बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा कि बस कुछ ही घंटों की बात और है। परिवार वालों को खबर कर दो। यानी कि बाबू अब और मेरी आवाज़ रूंध गई। रवि ने मेरी पीठ सहलाई। तुम तो हिम्मत रखो, वरना अम्मा को कौन संभालेगा? अम्मा की बात सोचकर एक बार तो मैं और विचलित हो गई, क्या गुजरेगी उन पर फिर अपने को संभाल कर उठी और सबसे पहले बम्बई बड़े भैया को फ़ोन किया। सारी बात सुनकर वे बोले, थैंक गॉड, बिना तकलीफ शुरू हुए भी शांति से जाने की नौबत आ गई। ठीक है, मैं सवेरे की पहली फ़्लाइट लेकर आता हूँ, पर देख, सुषमा तो आ नहीं पाएगी। दोनों बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान जो हैं, मैं अकेला ही पहुँचता हूँ। वैसे भी सब लोग करेंगे भी क्या। दीदी को फ़ोन किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। इसके आगे पीछे ना कुछ कहा ना पूछा। बाबू तो खैर जा ही रहे हैं, अम्मा के बारे में ही कुछ पूछ लेते, पर नहीं, लगा जैसे रस्म अदायगी के लिए आना है सो आ रहे हैं। हैरान सी मैं गाड़ी में बैठी तो रवि से कहे बिना न रहा गया। रवि, भैया और दीदी की आवाज़ का ऐसा ठंडापन, जैसे सब के सब इसी सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी को कोई सदमा ही ना लगा हो। ऐसा क्यों सोचती हूँ? याद नहीं कैसा सदमा लगा था उस दिन जब पहली बार डॉक्टर से कैंसर की रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद कुछ महीनों तक तो कितनी लगन से बाबू की देखभाल और तीमारगिरी चलती रही। शुरू के 4 महीने में तो 2 बार तो बम्बई से बड़े भैया आए, एक बार अमेरिका से छोटे भैया भी आए। उन्होंने तो बीमारी का सारा खर्च उठाने का जिम्मा भी लिया, वरना आज बाबू का क्या नर्सिंग होम का खर्चा उठा पाते। फिर यहाँ रहने वाले परिवार के दूसरे लोग भी तो रोज़ हाजिरी बजाते ही हैं। हाँ, समय के साथ साथ जरूर सब कुछ थोड़ा कम होता चला गया, जो स्वाभाविक भी था। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं रवि, दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद अब कहाँ पहले की तरह 4-4 5-5 घंटे आकर बाबू के पास बैठती रही हूँ। इधर तो 2-2 दिन छोड़कर भी आने लगी थी। शायद यही जीवन की नंगी सच्चाई है कि जैसे जैसे बीमारी लंबी खिंचती चलती है, फर्ज के तौर पर ऊपर से भले ही सब कुछ जैसे तैसे घिसटता रहे, पर मन की किसी अनाम परत पर उस अघट को घटने की प्रतीक्षा भी नहीं चलती रहती। शायद इसलिए मौत की सूचना ने सदमा नहीं, राहत ही पहुंचाई सबको। फिर भी कम से कम मेरे मन में चलने वाली हर बात, हर सोच को अच्छी तरह समझने वाले रवि का एक हाथ मेरी पीठ सहलाने लगा। रिलैक्स शिवानी, रिलैक्स। इस समय सब बातों से ध्यान हटाकर तुम केवल अम्मा की बात सोचो। अभी तो तुम्हें ही संभालना है उन्हें। बाकी सब लोग तो बाबू में लग जाएंगे, पर अम्मा पर जो गुजरेगी जानती हूँ। लंबी बीमारी ने जहाँ अंतरंग से संबंधों के तार भी रेशे रेशे करके बिखेर दिए, वहाँ एक अम्मा ही तो जुड़ी रही उनसे, उतने ही लगाव, उतनी ही निष्ठा के साथ रात दिन सेवा करती रही उनकी। कितनी अकेली हो जाएंगी वे, कैसे झेलेंगी इस सदमे को। गाड़ी रुकी तो लगा, अरे नर्सिंग होम आ ही गया। समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे सामना करूंगी अम्मा का। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ी तो हैरान, अम्मा वैसे ही बाबू के पैर दबा रही थी। मुझे देखते ही बोली, अरे छोटी, तू कैसे आई इस वक्त? समझ गई कि चाचा अम्मा को बिना कुछ बताए ही बाहर निकल गए। मैंने भी अपने को भरसक सहज बनाकर ही जवाब दिया, चाचा का फ़ोन आया था, उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, सो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आकर बैठने को कहा तो आ गई। अम्मा का सामना करना मुश्किल लग रहा था, सो यूं ही मुड़ गई। सामने टिफ़िन दिखाई दिया तो पूछ बैठी, 12 बजे तुम्हारे लिए जो खाना भिजवाया था, खाया या हमेशा की तरह टिफ़िन में ही पड़ा है? अरे कैसी बात कर रही है रे छोटी, कितने दिनों बाद तो आज ऐसी गहरी नींद आई है इन्हें। पैर दबाना छोड़ दूंगी तो जाग नहीं जाएंगे, और जो जाग गए तो तू तो जाने हैं इनका गुस्सा। देखा नहीं कैसे लाते फटकारने लगे हैं ये। सो दबाने दे मुझे, तू खाने
जाने दे, खाने का क्या है, पेट में पड़ा रहे या टिफिन में, एक ही बात तो है। कैसा तो डर बैठ गया अम्मा के मन में बाबू के गुस्से का कि उन्हें सोता जानकर भी वे पैर दबाना नहीं छोड़ रही। पिछले कई महीनों से यही तो स्थिति हो गई है उनकी कि खाना टिफिन में पड़ा रहे या पेट में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सब के लिए उन्हें ना कभी कोई गुस्से किसी से शिकायत है, ना गुस्सा, और गुस्सा करे भी तो किस पर। गुस्सा करना नहीं, बस जैसे गुस्से को झेलना ही उनकी नियति बन गई थी। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हो रहा था कि इतनी अनुभवी अम्मा को क्या ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि बाबू गहरी नींद में नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में पड़े हैं। या क्या 8 महीने की लंबी बीमारी ने भूख नींद के साथ साथ उनकी सारी इंद्रियों को भी सुन कर दिया। एक तरफ तो कुछ घंटों के बाद बाबू के साथ जो होने जा रहा है उसकी तकलीफ, अम्मा पर होने वाली उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना, और दूसरी तरफ सहज बने रहने का नाटक। अजीब स्थिति से गुजर रही थी मैं। सवेरे ठीक 5 बजे बाबू ने आखिरी सांस ली। आने के कुछ देर बाद ही नर्स ने मुझे बुलाकर कहा कि यदि बार बार अंदर आएंगी तो अम्मा को शक होगा और वे अभी से रोना धोना शुरू कर देंगी। इसलिए मैं ही थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबू की सांस का अंदाज़ा लेती रही हूँ और मैं बाबू के सिर पर हाथ फेरने के बहाने यह काम करती रही थी। कोई 5-7 मिनट पहले ही उनकी उखड़ी उखड़ी सांस को देखकर मैं ही नर्स को बुला लाई। नर्स थोड़ी देर तक पल्स पर हाथ रख के खड़ी रही, फिर उसने धीरे से बाबू के पैरों से अम्मा के हाथ हटाए। सब कुछ समझकर बाबू के पैरों से लिपट कर ही अम्मा छाती फाड़कर जो रोई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। परिवार के कुछ लोग शायद काफ़ी देर पहले से ही नीचे आकर खड़े हो गए थे। नर्स की सूचना पर बड़े चाचा चाची और रवि ऊपर आ गए। ये सब लोग तो रात से ही इस घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, और नहीं थी तो वो केवल अम्मा, सो उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। चाची ने असुवाई आंखों से अम्मा की पीठ सहलाते हुए कहा, धीरज रखो भाभी, धीरज रखो। पर अम्मा ऐसी ही रही, रोते रोते फिर जो चुप हुई तो ऐसी चुप अब उनमें रोने की ताकत भी ना बची हो। हथेलियों में चेहरा ढापे वे बाबू के पैताने जस की तस बैठी रही। थोड़ी देर बाद नर्स के इशारे पर चाची, रवि और मैंने उन्हें उठाया तो उठना तो दूर उनसे हिला तक नहीं गया। मैं हैरान, अभी कुछ देर पहले ही जो अम्मा पूरे दमखम के साथ बाबू के पैर दबा रही थी उनसे अब हिला तक नहीं जा रहा था। गए तो बाबू थे, पर लगा जैसे जान अम्मा की निकल गई हो। घर लाकर उन्हें बाबू के कमरे में बिठा दिया। वे जमीन पर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गई, बिल्कुल बेजान सी। बाकी सब लोग बाहर चले गए, बस मैं ही उनके साथ बैठी रही, यह तय करके कि अब मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। बाहर इस अवसर पर होने वाली गतिविधियाँ अपने ढंग से चलती रहीं। बड़े भैया 10 बजे की फ्लाइट से आए और एयरपोर्ट से ही सीधे नर्सिंग होम चले गए। दोनों चाचियाँ घर की व्यवस्था करने में लगी रहीं। 11:30 बजे के करीब दोनों चाचा भैया रवि बाबू के शव के साथ घर आए, जहाँ परिवार के लोग पहले से ही इकट्ठा हो गए थे। शव देखकर एक बार जरूर सब फूट पड़े। फिर शुरू हुआ यहाँ होने वाले रस्म रिवाज। पंडित जी जाने कौन कौन से श्लोक बोलते पढ़ते रहे और साथ ही साथ कुछ करते भी रहे। फिर बाबू के पैर छूने का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले अम्मा, दोनों चाची और मैं किसी तरह पकड़कर अम्मा को बाहर लाए। हाथ जोड़कर अम्मा ने बाबू के पैरों में जो सिर टिकाया तो फिर उनसे उठा ही ना गया। हम ही लोगों ने किसी तरह उन्हें उठाकर वापस कमरे में ला बिठाए और मैं पैर छूने की रस्म के लिए बाहर निकल गई। लौटी तो देखा अम्मा उसी तरह दीवार में पीठ टिकाए बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अम्मा की बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाते हुए मैं सोचने लगी, कैसी विडंबना है। आज अम्मा जिन बाबू के लिए रो रही हैं, कैसी जिंदगी जी है अम्मा ने उनके साथ। बाबू की हर ज़रूरत, उनकी छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरा करने के लिए सदैव तत्पर। जरा सी चूक होने पर उनके क्रोध के भय से थर थर कांपती अम्मा के जाने कितने ही दृश्य मेरी आंखों के आगे से गुजर गए और मैं रो पड़ी। पर इस समय यह रोना बाबू के लिए नहीं था, अम्मा के लिए था। मेरा मन हो रहा था कि अम्मा किसी तरह थोड़ी देर सो लें, पर अम्मा तो लेटने तक को तैयार नहीं थी। शाम 5 बजे के करीब सब लोग लौटे। नहाना धोना हुआ और तब बड़े भैया अम्मा के पास आकर बैठे। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसी शांत मृत्यु के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर अम्मा की पीठ सहलाते हुए आश्वासन में लिपटे सांत्वना के कुछ शब्द बिखेरे। फिर हिम्मत और धीरज रखने को आदेश देते रहे। वे और भी जाने क्या कुछ बोलते रहे, पर अम्मा बिल्कुल चुप। उनसे तो जैसे अब रोया ना जा रहा था, ना कुछ बोला जा रहा था।
देर शाम की गाड़ी से दीदी आई और जोर जोर से रोते हुए अम्मा के कमरे में घुसी। हाय अम्मा, हाय अम्मा, मैं तो बाबू के दर्शन भी ना कर सकी। अरे मुझे कुछ पहले किसी ने खबर की होती तो जल्दी आती। अरे बाबू, हाय अम्मा, हाय अम्मा। मैंने ही उन्हें चुप कराकर जैसे तैसे कमरे से बाहर भेजा। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई भी अम्मा के पास आए और किसी भी तरह का सामना उनको करना पड़े। वे किसी भी तरह थोड़ा सा सो ले, पर यह संभव ही नहीं हो पा रहा था। रात में सारे दिन के भूखे लोगों ने डट कर खिचड़ी खाई। मैं जल्दी से अम्मा की प्लेट लगा कर लाई और बार बार मनुहार करती रही कि अम्मा कुछ तो खा लो। कल सारे दिन भी तुमने कुछ नहीं खाया। पर अम्मा ना कुछ बोली और ना खाया। मेरा बराबर आग्रह करने पर उन्होंने बस किसी तरह हिम्मत करके मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उनके इस नकार के आगे तो फिर मुझसे कुछ कहते ना बना न खाते। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के करीब मातम पुरसी का सिलसिला शुरू हुआ। पुरुष लोग बाहर बैठ रहे थे तो स्त्रियां भीतर के कमरे में, सारी औरतें एक तरफ और दूसरी ओर घूंघट काढ़े, घुटनों में सिर टिकाए अकेली अम्मा। औरतों में थोड़ा थोड़ा रोना गाना चलता, फिर धीरे धीरे उधर उधर की बातें। कोई बाबू की लंबी बीमारी की बात करता तो कोई उनकी हिम्मत की, कोई उनके धीरज की। नौकर के इशारे पर मैं आने वालों के लिए पानी की व्यवस्था करने रसोई में चली गई। पानी की ट्रे लेकर बाहर आई तो हर आने वाला परिवार वालों को सांत्वना देते हुए जैसे यही कहता, अरे भाई, यह उनकी मृत्यु नहीं, समझो कि उनकी बड़ी मुक्ति हुई। बड़े भागवान थे जो ऐसी जानलेवा बीमारी के बाद भी ऐसी शांति से चले गए। यह तो उनके पुण्य का ही प्रताप था कि ऐसे शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागे। कितने को मिलती है ऐसी मौत। तुम्हें तो संतोष करना चाहिए कि ना कोई तकलीफ पाई न दर्द झेला, बस इस जी के जंजाल से मुक्त हो गए। हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति देना। खाली गिलासों की ट्रे लेकर मैं फिर रसोई में आई तो बाहर से हड़बड़ाती हुई दीदी आई। छोटी अम्मा क्या वहाँ बैठी बैठी सो रही हैं? ये तो गनीमत थी कि मैं उनके थोड़ा पास ही बैठी थी। सो मैंने उनके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ सुन ली। पता नहीं किसी और ने सुना होगा तो क्या सोचा होगा। उस समय तो मैंने जरा पास सरक कर उन्हें जगा दिया, पर उनसे तो जैसे नींद के मारे बैठा भी नहीं जा रहा। तो चलकर बैठ उनके पास और संभाल, वरना फिर कहीं। अम्मा सो रही हैं। मैंने तुरंत ट्रे रखी और कमरे में आई। वहीं बैठी छोटी भाभी को इशारे से बुलाया और उनकी मदद से पास वाले कमरे में लाकर उन्हें पलंग पर सुला दिया और धीरे धीरे उनका सिर थपकने लगी और देखते ही देखते वे सचमुच ही सो गई, शायद एक गहरी नींद में। थोड़ी ही देर में फिर दीदी आई। यह दृश्य देखकर हैरान बन्ना कर बोली, ये क्या, तूने तो इन्हें लाकर यहाँ सुला दिया और ये सो भी गई? हद है भाई, बाहर तो औरतें इनके मातम में शिरकत करने आई हैं और ये यहाँ मजे में सो रही हैं। कल बाबू गुजरे हैं और आज ये ऐसी। दीदी, मैंने उन्हें वाक्य पूरा नहीं करने दिया। आप नहीं जानती पर मैं जानती हूँ। देखा है मैंने इन 8 महीनों में कितने दिन बिन खाए और अनसोई रातें गुजारी हैं अम्मा ने। आप तो खैर लखनऊ में बैठी थी, पर जो यहाँ रहते थे, जिन्होंने देखा है यह सब, उन्होंने भी कभी ध्यान दिया अम्मा पर? औरतें और रात दिन जिन बाबू की सेवा में लगी रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि वे आखिर कभी थकती भी होंगी? नहीं, बस जरा सी चूक होने पर कितना गुस्साते थे अम्मा पर, और अम्मा थरथरा जाती थी। दीदी बस समझ लीजिए, आपकी इन 8 महीनों में पूरी तरह निचुड़ गई हैं अम्मा। आज ना उनमें बैठने की हिम्मत है, ना रोने की। परिवार की सारी औरतें तो बैठी ही हैं बाहर, आप भी जाकर वहीं बैठिए। कह दीजिए उनसे कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, वे बैठने की हालत में नहीं हैं। मेरी बात और मेरे तेवर देखने के बाद दीदी फिर कुछ कहते तो नहीं बना दीदी से, बस इतना ही कहा, हम तो बैठ ही जाएंगे पर, और वे निकल गई। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरी ओर की खिड़की खोल दी जो बाहर की ओर खुलती थी। खिड़की खोलते ही बाहर से आवाज़ आई, यह दुख की नहीं तसल्ली की बात है बेटा। याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? भगवान ने आखिर उन्हें समय से मुक्त कर ही दिया। मैंने घूमकर अम्मा की ओर देखा कि इन आवाज़ों से कहीं वे जाग ना जाएं, पर नहीं, वे तो उतनी ही गहरी नींद में सो रही थी, एकदम निश्चिंत।